जो जिसका खाता है वो उसी का जाता है। अब इस पूरे 10 सालों में कौन पनपा, जनता की हालत तो वही है। और लेकिन बहुसंख्यक लोगों के लिए ये बात सामने आ रही है कि 80 करोड़ लोगों को हम फ्री में राशन बांटेंगे। ये फ्री में राशन बांटने की ज़रूरत क्यों आ पड़ी? हम तो विकसित इतने $5 ट्रिलियन हमारी इकोनॉमी होने की बात हो रही है, हम एक विकसित देश होने की बात हो रही है, लेकिन 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देने की बात नहीं हो। आपके पैसे से जुड़े हुए लोगों को सच्चाई लिखने पर जेल में जाना पड़ रहा है, सांस्कृतिक कर्मियों को जेल में जाना पड़ रहा है, जो जनता की बात को, जो सरकार की नीतियों को अपने पिक्चरों में दिखा रहा है, उन लोगों को जेलों में जाना पड़ रहा है। आज भी हजारों की संख्या में राजनीतिक बंदी जेलों में पड़े हुए, जिनका वो आदिवासी हैं, वो दलित हैं, वो माइनॉरिटी मुस्लिम समुदाय से, जो अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले लोग हैं, और वो इस देश की हर जेलों में आज भी 10 साल से भी ज़्यादा झेलने वाले जो जेलों में हैं, उन पर एक केस नहीं कई केस में उनको लगाए, झूठे केसों में फंसाकर जेलों में रखा जाता है। उसके बाद मुझे खोला जाता था। ये सिलसिला 3 महीने तक चला। एक दिन सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, मुझे उनका नाम मालूम नहीं है, लेडी जज हैं, उनको मैंने एक रिक्वेस्ट किया कि मैम ऐसा ऐसा है, मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ता था और मुझे इस तरीके से बंद किया गया है, मैंने क्या किया जेल में मैंने, जिसके कारण मुझे इतने जेलों में घुमाया जा रहा है। तो उनसे रिक्वेस्ट किया, उनने मेरी बात को समझा। वो पूरे देश के जेलों में घूमती हैं, तो उनने सुपरिटेंडेंट जो वहाँ के थे उनको समझाने का प्रयास किया कि ये पॉलिटिकल केस है, इन लोगों को ऐसे जेलों में रखा जाता है, ये लोग कभी प्रिजनर्स के साथ झगड़ा नहीं करते, ये तरीके से रहते हैं, इनको तो सर्किल में रखना चाहिए। आप उनने सबके सामने उनको बताया और बाद में भी अलग से डायरी में नोट करके उनको बात बताया। उसके 1 महीने बाद, फिर 3 महीने के बाद मुझे मेरा, और कई प्रिजनर्स ने बोला सर इसका बिहेव तो बहुत अच्छा है, जो वहाँ पर अलग अलग क्राइम में लोग बंद हुए हैं दूसरे केस में, उनने भी बोला सर, वो अपनी ओर से मेरे लिए रिक्वेस्ट करते हैं, सर इसको बंद क्यों रखा है, चाहे तो आपको इसको डर है तो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी दे दीजिए, लेकिन इसको खोलिए, ये इसका राइट है। वो लोग जजों को रिक्वेस्ट करते थे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो जो ह्यूमन राइट कमीशन की ओर से जज आई थी, उन्होंने मेरे रिहाई के लिए जेल प्रशासन को बताया, लेकिन फिर भी ये सवाल मेरा कभी हल नहीं हुआ कि क्यों मेरे को ट्रांसफ़र किया जाए। तो अचानक जो जेल में रेड पड़ती है, जेल प्रशासन की एक झड़ती जिसको बोलते हैं, फ्रिस्किंग के लिए एक टीम आती है, वो पूरे जेलों में वो टीम जाती है। अचानक उसमें नासिक सेंट्रल जेल से एक ऑफिसर आए थे, जो जब मैं नासिक सेंट्रल जेल में था, मैंने उनसे पूछा, सर, उन्होंने मेरे हालचाल पूछे और मेरे को बोला कि आप अचानक यहाँ क्यों आ गए। तो मैंने बोला यहाँ तो ठीक हूँ, लेकिन मैंने बोला सर एक सवाल मेरे को जवाब नहीं मिल पाया आज तक। तो उन्होंने बोला तो जो तुम्हारे जज थे उनका ट्रांसफ़र नासिक सेंट्रल जेल में हुआ था, नासिक ज़िले में हुआ था, और उन्होंने वहाँ के कमिश्नर ऑफ पुलिस को एक लेटर दिया था अपनी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए। वो क्यों? क्योंकि मैं नासिक सेंट्रल जेल में हूँ, तो इसलिए आपको वहाँ से, उनने कमिश्नर ऑफ पुलिस ने उनको बोला कि वो आपको सिक्योरिटी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी पर्सनल के क्रंच, मतलब उनके पास कमी है, तो वो उनको सिक्योरिटी नहीं दे सकते, और इसलिए हम उसको भेज सकते हैं लेकिन आपको सिक्योरिटी नहीं दे सकते। तो ये कारण मुझे पता चला। अगर ये सच है, एक तो मेरे ये सवाल है कि जो जजेज एक निर्दोष लोगों को, जिनने कोई अपराध नहीं किया है, उनको एक तो सज़ा देते हैं, लाइफ इम्प्रिजनमेंट देते हैं, और दूसरी तरफ जब जो लाइफ की सज़ा जेलों में काट रहे हैं, उसके बाद भी उनके घर वालों को मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, तमाम तरीक़ों से उनका हरासमेंट किया जाता है। तो इस बात का जिम्मेदारी कौन लेगा? इस बात की अकाउंटेबिलिटी किसकी हो? ये सवाल मेरा जुडिशरी से भी है, और तमाम इस मीडिया के सामने में इस बात को सामने लाना चाहता हूँ। अगर ये बात सही है तो इस बारे में सवाल उठाए जाने चाहिए। तो मेरे इस पूरे सफ़र का अधिकतर हिस्सा मैंने कोल्हापुर सेंट्रल जेल में ही गुजारा, जो उसके बाद इंटेलिजेंस के लोग, आईबी के लोग वहाँ जेल में बताते जाते थे कि ये किस तरह का अपराधी है। जो मेरे हाथ का किस्सा मैं मेंशन नहीं करना चाहता, लेकिन मैं एक चीज़ ऐसी है जिसके कारण मुझे ये बताने को मजबूर हो रहा। मेरे हाथ का जो ऑपरेशन हुआ है, उसको लेकर के आईबी के लोगों ने वहाँ बोला था कि इसके हाथ में एक ब्लास्ट से फूट गया।
मतलब इसके ब्लास्ट में इसका हाथ चला गया। इसके कारण पूरे प्रिजनर्स में एक भय का माहौल बनाया गया, पूरे जेलर्स के सामने एक भय का माहौल बनाया गया, और जो कर्मचारी हैं, जो जेल के कर्मचारी हैं, उनके सामने एक भय का माहौल बनाया गया। जो भी प्रिजनर मेरी मदद करने की सोचता था, उनको ये बोला जाता था कि इसके लिए आप क्यों बोलते हैं, ये तो नक्सलाइट है, ऐसे ब्लास्ट करके आया है और इसके हाथ में बम बनाते समय फूट गया होगा, इसलिए ये बहुत ख़तरनाक है, आप लोगों से भी ज़्यादा खतरनाक है। इस तरह का एक फेयर साइकोसिस पूरे जेल में तैयार किया। तो इसलिए मैं इस मीडिया के सामने और सभी और आप सभी लोगों के सामने इस बात को लाना चाहता हूँ। लेकिन इस सब के अलावा जो कोल्हापुर सेंट्रल जेल, जहाँ हमारे वकील भी नहीं थे और इतनी दूर से मेरे घर वाले मेरे से मिलने आ रहे थे, और वहाँ अलग से एक लॉयर करने की स्थितियाँ नहीं थी। वहाँ मुझे कोई भी नहीं जानता था, मेरे पेरेंट्स कोई नहीं जानता, मेरे लॉयर्स का भी वहाँ संपर्क नहीं था। तो मैं चाहता था कि इतनी दूर मिलने ना आ जाए, एक लॉयर जो मेरे से मुलाकात करे और मेरे जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो मेरे लॉयर को दे दे कि मैं केस के बारे में क्या सोच रहा हूँ, लेकिन वो भी चीज़ संभव नहीं हो पाई। और मेरे पेरेंट्स इस सब के बावजूद वहाँ पर आए, मेरे कुछ स्थितियों में मेरे लॉयर्स आए, लेकिन जब हमारे कन्विक्शन के बाद भीमा कोरेगांव केस होता है, उस केस में सुरेंद्र गडलिंग जिन्होंने मेरा केस लड़ा, और मेरे को बचाव के लिए जो डिफेंस कमेटी बनी थी उसमें रोना विल्सन और तमाम तरीके के वकील, पत्रकार जो लिख रहे थे, जो बोल रहे थे, और भी सामाजिक मुद्दों पर, न्याय, सोशल जस्टिस के मुद्दों पर, ह्यूमन राइट्स के मुद्दों पर जो बोलने वाले लोग हैं, उनको एक के बाद एक करके भीमा कोरेगांव केस में फंसा दिया जाता है। तो उससे हमारे केस का तो जो लड़ रहे थे वो भी तो नुकसान हुआ ही, वो भी हमारे लिए भी एक हरासमेंट तो था ही, और साथ ही उनका तो है ही, जो आज तक भी वो लोग जेल। तो हमारा केस नहीं छूटे, इसलिए तमाम कोशिशें की गई, हमारे लॉयर्स को अंदर कर दिया गया, हमारे लिए बोलने वाले लोगों को अंदर कर दिया गया, और जो बाकी लोग जो बोल रहे हैं उनमें एक भय निर्माण करने का कोशिश किया गया। और इसके अलावा जेलों में तमाम तरह की इस 7 सालों का जो अनुभव है वो इस छोटे समय में आना ज़रा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं कुछ चीज़ें और भी आपके सामने लाना चाहता हूँ। अभी जब कोरोना का दौर था तो सबको ये व्हाट्सएप में वीडियो कॉल के जरिए घर बात कराया जा रहा था। जो मेरे खिलाफ ये वातावरण तैयार किया गया, जो जज साहब ऐसा लिख के देते हैं अगर वो सच है, तो उससे एक जेल जो प्रशासन है उनके बीच उनकी मानसिकता में एक बदल हुआ, जिसके कारण मैं कोई भी चीज़ का डिमांड करूं, सबसे पहले वो 100 बार सोचते थे। मेरे को वीडियो कॉल देने से मना कर दिया। मैंने बोला ये तो मेरा लीगल राइट है। वो बोले पुलिस वेरिफिकेशन कराओ अपने माँ बाप के नंबर पर। वो सभी ने करा दिया, लेकिन मैं पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भी भेजा, लेकिन वो पुलिस वेरिफिकेशन भी वहाँ नहीं पहुँचा। उसके लिए भी मेरे को 6 महीने से ज़्यादा समय के लिए इंतज़ार करना पड़ा कि मैं अपने कोरोना जैसे दौर में, जब हमें बड़ी मुश्किल से बाहर की चीज़ों के बारे में पता चलता था, क्या हो रहा होगा घर में, क्या हो रहा होगा, जो लोग हमारे केस लड़ रहे हैं उनका क्या हो रहा होगा, कोई बीमार तो नहीं हो गया, ये तमाम तरह की चीज़ें हमारे मनों में चलती थी, लेकिन हमको कोई पता नहीं। जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी आ गई और उसके बाद सबको दे रहे हैं, हर तरह के प्रिजनर्स को दे रहे हैं, जबकि रूल में क्या है उनका भी पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए, लेकिन उनको आप दे रहे हैं और मुझे नहीं दे रहे हैं। इस तरीके से एक मानसिक हरेसमेंट जेलों में चलता रहा। अभी एक नेशनल प्रिजन्स इंफॉर्मेशन पोर्टल करके सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम आया है, उसमें भी प्रिजनर्स लोग मुलाकात के बदले घरों में संपर्क कर सकते हैं। लेकिन नागपुर में मेरे सह आरोपियों को दिया जा रहा है, अमरावती में मेरे सह आरोपी को दिया जा रहा है, तलोजा जेल में पॉलिटिकल प्रिजनर्स को दिया जा रहा है, लेकिन मुझे नहीं दिया जा रहा है। तो उसके लिए मुझे हंगर स्ट्राइक करना पड़ता है कि मेरे घर में मुलाकात दिया जाए, जबकि मेरे पिता ने जब वो फैसिलिटी शुरू हुई तभी रजिस्ट्रेशन करा के रखा हुआ है और मुझे पत्र में उसका नंबर दिया है, लेकिन हर राउंड में मैं बोल रहा हूँ सर ये आप मुझे मुलाकात क्यों नहीं दे रहे, लेकिन नहीं, कितनी बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ फिर भी नहीं, और अंत मुझे उसके लिए भी भूख हड़ताल करनी पड़ती है। तो ये जेलों की स्थिति है। मुलाकात जैसे जो प्रिजनर्स का हक है, जो मूलभूत राइट है,
उसको भी इस तरीके से रोका जाए। मैं पेपर्स के ज़रिए, न्यूज़पेपर्स के ज़रिए तमाम बाहर की चीज़ों के बारे में जानता रहा और अपने आप को अपडेट करते रहा, लेकिन पेपर्स भी मैं अपने पास नहीं रख सकता। तो क्यों रखता हूँ? मैं उनको बोलता था कि ये पेपर्स, मैगजीन और बुक्स मेरी लाइफ लाइन है जेल में। आप मुझे कपड़े मत दीजिए चलेगा, लेकिन पेपर्स दे दीजिए, ये बुक्स दे दीजिए। लेकिन जब मेरे पास एक बंच, मैं पेपर्स के आर्टिकल्स जो भी लोग लिख रहे हैं अलग अलग विषयों पर, मैं उनको एक आर्टिकल करके बंच बना के रखता था और उसको बाद में पढ़ते रहता था, नोट्स बनाते रहता था। लेकिन जब किसी एक ने कोई गलती कर दिया, दूसरे प्रिजनर्स ने कोई गलती कर दिया, तो वो सारा मेरा पेपर्स चले जाते थे, मेरे लिखा हुआ नोट्स उस पर चले जाते थे और उसको देने वाला कोई नहीं। तो इस तरीके से एक हरेसमेंट किया जाता है। और बाकी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए तो डॉक्टर्स जितने जेल में होने चाहिए उतने नहीं हैं। जो अनस्किल्ड जो प्रिजन स्टाफ और प्रिजनर्स, वो नर्सिंग ऑर्डरली बनाए जाते हैं, वो लोग ट्रीटमेंट करते हैं। और गलती से कोई मर गया, जेल में मर गया, उसको बाहर भेज दिया जाता है और जेल वाले लिख देंगे ये बीमार है, और जब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में जाएगा, वो बोलेंगे यहाँ इसको डेथ होगी इसकी, मतलब मरा हुआ था। कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है, क्योंकि हम 4 दीवारों के बीच में बंद हैं, तो बाहर कौन बोलेगा इन सबके। तो कोरोना के दौर में ये सब चीज़ें चलती रहती थी, यही तमाम सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आती रहती कि ये बीमारी के, लेकिन बाद में अपने विल पावर पे और जो लोग आर्टिकल्स लिखते हैं पेपर्स, मेन स्ट्रीम मीडिया में जो भी आता है, उन सबको पढ़ के हम थोड़ा विल पावर बढ़ा लेते थे कि अभी कुछ नहीं होगा। लेकिन इस तरीके से मेडिकल फैसिलिटी का हाल है। दोस्तों, ये सवाल हमारे उसका नहीं है, केवल हम 6 लोगों का ये सवाल नहीं है। ये सवाल है इस देश में आज भी हजारों की संख्या में राजनीतिक बंदी जेलों में पड़े हुए हैं, जिनका वो आदिवासी हैं, वो दलित हैं, वो माइनॉरिटी मुस्लिम समुदाय से, जो अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले लोग हैं। और वो इस देश की हर जेल में आज भी, मैं तो 10 साल झेला, लेकिन 10 साल से भी ज़्यादा झेलने वाले जो जेलों में हैं, उन पर एक केस नहीं, कई केस में उनको लगाए, झूठे केसों में फंसाकर जेलों में रखा जाता है और वो तमाम यातनाएं सह रहे हैं। और कई लोग तो 20 साल 25 साल ऐसे समयों से भी जेल में पड़े हैं। ये उनका भी सवाल है, ये हम 6 लोगों का सवाल नहीं है, ये उनका भी सवाल है। और जब मैं बार वो लोग पूछते हैं, तुम ये जेल में तुमने क्या किया ऐसा, इसके कारण तुम इतने साल इस जेल में गए, तो मेरा ये कहना है कि मैं उत्तराखंड राज्य से आता हूँ, और उत्तराखंड राज्य जहाँ जब हम बड़े हो रहे थे, थोड़ा समझने वाले हो रहे थे, तब वहाँ एक उत्तराखंड राज्य की लड़ाई चल रही थी। और उत्तराखंड राज्य विकास से बहुत दूर था। वहाँ जनता को रोज़गार की समस्या है, हर गांव से लोग दिल्ली आते हैं, आज भी आते हैं रोज़गार के लिए। एजुकेशन की समस्या थी, पीने के पानी की समस्या थी, जंगलों में, जंगल ज़मीन में जनता के अधिकार की समस्या है। उसके लिए वो सवाल बार हमारे जब समझने का कुछ स्थिति हुआ, तब वो हमारे सामने वो चीज़ें, स्वास्थ्य सुविधाओं का सवाल है, वो सवाल बार आते रहे। और कई लोग अलग राज्य की लड़ाई लड़ रहे थे वहाँ, और कई लोग उसमें से ऐसे भी थे जो एक राज्य, कैसा राज्य होना चाहिए, कैसा राज्य हम मांग रहे हैं। तो वो गिरीश तिवारी गिरदा जो गाना गाते हैं, वो उत्तराखंड के जो राज्य की लड़ाई में उनकी अहम भूमिका है, उनके गानों से विशेषकर मुझे प्रेरणा मिली। और वो एक ऐसा राज्य, मतलब जहाँ समानता पर आधारित हो, वो इंसान के लिए ही बल्कि जानवरों के राइट्स की बातें भी उस किताब में है, कि हर आदमी को मकान मिले और जानवरों को चरने के लिए चारागाह भी मिल जाए, ये बातें उसमें हैं। और पक्षियों के राइट्स की बातें भी उस गाने में हैं। तो इस तरह के गीतों से हमें प्रेरणा मिली। और उसके बाद अल्मोड़ा में कॉलेज में मैं छात्रों के गतिविधियों में, सांस्कृतिक गतिविधियों में हम जनता को जागृत करने का काम करते थे। जब मैं कॉलेज में पहुंचा तो उत्तराखंड राज्य बन गया था, लेकिन जो उत्तराखंड राज्य के विरोधी लोग हैं, जिनने हमारी लाश पे उत्तराखंड राज्य बनेगा ये बोला था, वो वहाँ की सत्ता में थे। और राज्य बनने के बाद सत्ताएं बदली, लेकिन जनता का हाल वही रहा। तो वो सवालों को लेकर के हम बार
सेमिनार्स, धरना प्रदर्शन, गीतों के जरिए, नुक्कड़ नाटकों के जरिए जनता में एक अवेयरनेस पैदा करने का काम कर रहे थे और एक समानता पर आधारित, न्याय पर आधारित एक ऐसा उत्तराखंड राज्य की लड़ाई की बातों को हम बोल रहे थे। तो इसलिए हम, मुझे लगता है, राज्य की आँखों में आ गए थे, उनकी आँखों में किरकिरी बने हुए थे। और जब मैं JNU जैसे विश्वविद्यालय में आता हूँ तो वहाँ भी एक माहौल था कि देश और दुनिया के तमाम मुद्दों पर लोग बोलते थे, बातें करते थे, बहस होती थी, सेमिनार होते थे, धरना होते थे, प्रदर्शन होते थे, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे। और मैं भी उन तमाम तरह के लोगों के बीच, मैं भी अपना एक ढपली लेकर उनके बीच जाता था, अपनी गानों के जरिए अपनी बातें रखता था। और साथ ही जो इस देश की जेलों में राजनीतिक बंदी पड़े हुए हैं उनकी बातों को उठाता था, आदिवासी हैं उनके हकों की बात को उठाता था, दलित है सामाजिक न्याय की बातें मैं किया करता था और जनता के गीत गाया करता था। और इस पूरे 10 सालों में क्या हुआ, जो जिसका गाता है, जो जिसका खाता है वो उसी का गाता है। अब इस पूरे 10 सालों में कौन पनपा, जनता की हालत तो वही है। और लेकिन बहुसंख्यक लोगों के लिए ये बात सामने आ रही है कि 80 करोड़ लोगों को हम फ्री में राशन बांटेंगे। ये फ्री में राशन बांटने की ज़रूरत क्यों आ पड़ी? हम तो विकसित, इतने $5 ट्रिलियन हमारी इकोनॉमी होने की बात हो रही है, हम एक विकसित देश होने की बात हो रही है, लेकिन 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देने की बात भी हो रही है। ये मुफ्त में राशन देने की बात कब आती है? जब लोगों के, इससे पता चलता है लोगों के पास परचेजिंग पावर। और आज भी हम तो जेलों में ये सहा, लेकिन लोग तो इस, जिसको हम खुली हवा में सांस लेने का जगह बोल रहे हैं और मैं आज़ाद हो गया बात, वहाँ भी लोग क्या झेल रहे हैं। आज भी किसानों को आत्महत्या करनी पड़ती है। आपके पेशे से जुड़े हुए लोगों को सच्चाई लिखने पर जेल में जाना पड़ रहा है, सांस्कृतिक कर्मियों को जेल में जाना पड़ रहा है, जो जनता की बात को, जो सरकार की नीतियों को अपने पिक्चरों में दिखा रहा है, उन लोगों को जेलों में जाना पड़ रहा है। जो कॉमेडियन हैं, जो हास्य जो वो करते हैं, उनको जेलों में बंद होना पड़ रहा है। जो नागरिकता के सवाल उठाते हैं माइनॉरिटी, उनको जेलों में जाना पड़ रहा है। तो मेरा ये सवाल आज भी वही है। ये सवाल मेरा ही नहीं, मेरे जैसे तमाम राजनीतिक बंदियों का सवाल है। ये तमाम मेरे परिवार का ही नहीं, उनके परिवार का भी सवाल है। जैसा मेरे परिवार ने इस बीच सहा है, वैसे हजारों हजार निर्दोष आदिवासी नौजवानों के परिवारों ने भी सहा है। तो ये उनका सवाल है और इस सवालों को मेरे से बार बार पूछा जाता है। इतने साल के बाद आप आए हैं, ये सवाल मेरे मन में भी चलता है कि अब क्या किया जाना है, क्या किया जाना चाहिए। कल ही एक पत्रकार से मेरी बात हुई थी, मैंने बोला करने के लिए रहा ही क्या है। जहाँ हम अपनी अभिव्यक्ति को रखते थे कैंपसों में, वो जगहें लगातार छीनते जा रही हैं। वहाँ एक ही जो सत्ता है, उनके विचारों के लोग के अलावा कोई अपनी बात नहीं कर सकता था। कैंपस की दीवारों में आप पोस्टर से नहीं लगा सकते हैं, पब्लिक मीटिंग नहीं कर सकते हैं, वहाँ हमला किया जाएगा। तो ये जगह बची कहाँ है करने? फिर अब बात आता है रोजगार का। अगर नौकरी के लिए जाए भी जाए तो नौकरियाँ कहाँ हैं? पहले ही हजारों लाखों लाख लोग सड़कों पर। तो ऐसी स्थिति में अगर तमाम लोग आवाज़ नहीं उठाए और उसके अलावा चाह रही क्या? अगर आज हम आवाज़ नहीं उठाएं तो आने वाले दिनों में जो जितनी भी जगह बची है, जो अधिकार, जो व्यक्ति की क्षमता का अधिकार, अपनी बात रखने का अधिकार, नौकरियां पाने का अधिकार, एजुकेशन का अधिकार, ये जो तमाम अधिकार के लिए लोगों ने लड़े हैं, जेलों में गए हैं, अलग अलग न्याय पसंद लोग, तो जनवादी अधिकारों के कार्यकर्ता, वकील, जज, जो तमाम लोग अपने में लड़कर ये अधिकारों को सुनिश्चित किया है, वो जगहों को हमसे छीना जा रहा है। अगर आज भी हम आवाज़ नहीं उठाएं, अगर ये पूरा ये भय का माहौल जो बनाया जा रहा है, अगर वो भय से अगर हम आज चुप रहे
तो कल को हमारे लिए भी बोलने वाला कोई नहीं हो। तो मैं इस जो हज़ारों लोग जो जेलों में बंद पड़े हैं उनकी एक आवाज़ के रूप में बोल रहा हूँ कि आज भी जो तमाम सांस्कृतिक कार्यकर्ता, सोशल जस्टिस के लिए लड़ने वाले लोग, मानवाधिकारकर्ता, वकील, पत्रकार, आदिवासी, मुस्लिम, दलित, जो तमाम लोग जेलों में पड़े हुए हैं, उनके अधिकारों के लिए, उनके रिहाई के लिए इस लड़ाई को तेज़ करना होगा और उनके जो न्यायपूर्ण जो इस देश का संविधान हमको देता है उसके लिए लड़ना होगा। और मैं आज भी जब हमारा जजमेंट आता है, मुझे पता था एक दिन हम छूटेंगे, लेकिन समय का पता नहीं था। न्यायपालिका में भी आज लोग हैं जो न्याय देने की दृष्टि से देखते हैं, ऐसे जजेज आज भी हैं। तो उनको देख के लगता है कि लोग छूटेंगे, लेकिन इस समय की भरपाई कौन करेगा। हम लोगों ने इतने 10 सालों में, एक दशक में, या जो ज़्यादा हमसे ज़्यादा रह रहे हैं, उनने इस समय में जो खोया उसकी भरपाई कौन करेगा, वो सवाल आज भी है। उसकी भरपाई कैसे होगी, वो सवाल आज भी है। ये तमाम सवाल आज भी हैं। और लास्ट में इतना ही कहूँगा कि इन 10 सालों बाद मैं छूटा हूँ। अच्छा तो है आप लोगों के बीच में हूँ, आप लोगों के बीच में बैठकर बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरे जैसे कई लोग पड़े हैं। पांडुपोरा नरोटी, उनकी जेल में मौत हो जाती है। स्टैन स्वामी जो आदिवासियों के अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, उनका भी जेल में मौत हो जाती है। और जो मेरा केस लड़ने वाले जो लॉयर हैं, सुरेंद्र गडलिंग, वो आज भी जेल में हैं। मेरी रिहाई के लिए प्रयास जो कर रहे थे रोना विल्सन, वो भी एक फर्जी केस में जेल में बंदे हैं। प्रोफेसर हरी बाबू, वो भी जेल में बंदे हैं। सुधीर धौले, जिन्होंने कुछ दिन मेरे साथ नागपुर सेंट्रल जेल में उनके साथ एक छोटे केस में वो थे और 1-2 महीने उनके साथ मुझे रखा गया था, वो जेल में है। सांस्कृतिक कर्मी जेल में हैं, कई सांस्कृतिक कर्मी जेल में हैं। और वो जब तक बाहर नहीं आ जाते तब तक मुझे अपनी जो आज़ादी, जो मतलब एक छोटी जगह से एक बड़ी जेल में आए जैसा लगता है, और वो आज़ादी पूरी नहीं है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।